हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं रियल नंबर का लेक्चर नंबर 6। इसमें हम आपसे बात करेंगे, वैसे ये लेक्चर भी इंट्रोडक्शन ही है एक्सरसाइज 1.3 का। यहाँ पर हम लोग थ्योरम नंबर 1.3 की बात करेंगे। थ्योरम नंबर 1.3 की बात करेंगे तो यहाँ पे थ्योरम 1.2 यूज में आएगी, इसलिए मैंने आपके पास यहाँ पे लिख के रखा है इसे। बहुत सिंपल सी थ्योरम है, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं कि रैशनल नंबर को याद कीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में शायद आपको थोड़ा बहुत बता रखा था रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को। मैंने वहां पे ये भी बताया था कि आप कैसे एक इर्रेशनल नंबर को पहचानोगे। एक रैशनल और एक इर्रेशनल को हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है। तो मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ आपको। मैंने वहां पे बताया था कि एक रैशनल नंबर में आप एक इर्रेशनल नंबर को आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या सब्सट्रैक्ट करो, आपके पास हमेशा एक इर्रेशनल नंबर मिलता है। बहुत ध्यान से समझिएगा मैंने क्या कहा। यदि आपने एक रैशनल नंबर में एक इर्रेशनल नंबर को आपने ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड किया, आपको हमेशा एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। आपने एक रैशनल नंबर में एक रैशनल नंबर को प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, आपको हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। लेकिन आपने दो इर्रेशनल नंबर में को आपस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपके पास रैशनल नंबर भी आ सकता है और आपके पास इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन बताया था, यहाँ पे एक अपवाद बताया था कि रियल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में, अदरवाइज ये रैशनल नंबर दे देगा, याद रखिएगा। जैसे रैशनल नंबर कोई भी है आपके पास 2, इर्रेशनल नंबर √2, ये क्या है टोटल, आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। आपने 2 में से सब्सट्रैक्ट कर लिया √2, ये क्या है आपके पास इर्रेशनल नंबर है। आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया √2 के साथ, क्या कौन सा नंबर है, इर्रेशनल है। आपने 2 से डिवाइड कर दिया √2 में, ये भी कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन याद रखिए केवल मल्टीप्लाई और केवल डिवाइड में रैशनल नंबर यदि आपने 0 ले लिया तो फिर ये आपको आंसर रैशनल नंबर देगा। ठीक है ना। कहने का मतलब रैशनल नंबर आप सारे लीजिए लेकिन 0 को छोड़कर। यदि आपने 0 छोड़ दिया है रैशनल नंबर में तो आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपको हमेशा एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। केवल क्या छोड़ना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड लेते समय ये याद रखिएगा 0 नहीं लेना है। क्यों, यदि आप 0 ले लोगे रैशनल नंबर, फिर कोई भी इर्रेशनल नंबर हो आपके पास आंसर 0 ही आ जाएगा। 0 में किसी भी इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करो, आपके पास आंसर एक रैशनल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है रियल नंबर के केस में, जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ इर्रेशनल को लेते हो। वैसे भी पता है कि 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो एक ही आंसर देता है 0। ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको कि रैशनल में इर्रेशनल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड हमेशा इर्रेशनल देगा। बस 0 नहीं होना चाहिए रैशनल और इर्रेशनल के साथ। मतलब रैशनल नंबर यहाँ पे 0 लेकर के आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आंसर ये रैशनल देगा। ठीक है। दो रैशनल का आप आपस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, रैशनल देगा। और ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब बहुत अच्छे से बताया था। ये 0 वाला एक्सेप्शन था तो मुझे लगा कि मुझे दोबारा बता देना चाहिए। ठीक है। हम लोग की बात करते हैं रैशनल नंबर की। वैसे तो सब आ गया समझ में, हम लोग कुछ और चीजें की बात करते हैं, जैसे कि प्राइम फैक्टर, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। एक इसी की लिस्ट में आता है को प्राइम्स। ये भी क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी रैशनल नंबर है, हम लोग इसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना। P/Q के फॉर्म में हम किसी भी रैशनल नंबर को लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया 2/4, 1/3, 7/9, 3/5, 8/7 या 7/6। तो आप कह दोगे कि सर ऐसे नंबर लिखिए जहां पे इन दोनों का डिविजिबल हो किसी कॉमन फैक्टर से। तो मैंने लिख दिया, जैसे कि ये लिख दिया है 2/4, मैंने लिख दिया 2/6, मैंने लिख दिया 8/10। यहाँ पे मैंने और भी कुछ नंबर लिख दिया जैसे 16/24। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने कुछ नंबर लिए, सारे के सारे रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो 0 तो नहीं है ना।
मैंने आपको बताया था ऑल द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर। इर्रेशनल की भी पहचान हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है। यदि कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, एग्जाम्पल भी मैंने दिया था वहां पे इर्रेशनल के लिए, √2, √3, पाई, √6, √15, रूट में कुछ भी लिखा हो या फिर लिखा हो 1.01, 001, 0001 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर इर्रेशनल होते हैं। ठीक है ना, ये सारे नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये सारे कैसे हैं? रैशनल है। इन सब में देखेंगे ये 1 और 3, 7 और 9, 7, 6, 8, 7, 3, 5, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये सारे नंबर आपस में को प्राइम है। ये सारे नंबर आपस में कैसे हैं? को प्राइम। सर को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम वो दो नंबर होते हैं जिनका HCF लेने पर आपके पास 1 आएगा। जिसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, जिसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, वो सारे को प्राइम है। ये को प्राइम नहीं है आपस में, ये भी को प्राइम नहीं है, ये भी को प्राइम नहीं है। ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपस में कैंसिल आउट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट नहीं हो पा रहे, वो सारे नंबर को प्राइम है। को प्राइम का मतलब मैंने क्या बताया, इनका और इनका यदि आप HCF लोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे, आपके पास 1 आएगा। चलिए एक दो का मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि 8/7 का सिंपल है, 7/9 का मैं एक दो का दिखा देता हूँ। 7 और 8 का मुझे HCF फाइंड आउट करना है। याद कीजिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में आपको बताया था इसके HCF फाइंड आउट करना ना। तो हम लोग इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लें, तो 7 से डिवाइड कीजिए 8 में, 7 बन जा 7। ठीक है, आपके पास कितना बच जाएगा? आपके पास 1 बच जाएगा। देन आफ्टर आप 7 को डिविडेंड बना लेंगे, 1 7 जा 7। ठीक है, 0 तो देखिए HCF कितना आ गया आपके पास? आपके पास HCF आ गया 1। ठीक है ना, तो इन दोनों नंबर का HCF यदि 1 आ गया तो ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, और मैंने 3 5 ले लिया, जैसे कि 3 से डिवाइड कर लीजिए 5 में, 3 1 जा 3, आपके पास कितना बचेगा? 2। देन आफ्टर आप 3 को डिविडेंड बनाएंगे, 2 1 जा 2, बचेगा आपके पास 1। फिर आप 2 को डिविडेंड बनाएंगे, 1 2 जा 2, देन आफ्टर 0। यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबर का HCF कितना है? 1 है। सो 3 एंड 5 आर को प्राइम्स। तो ये याद हो गया हम लोगों को कि जब ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है। सर यदि ये डिविजिबल हैं तो इनका क्या करना है? कुछ नहीं, जो भी कॉमन फैक्टर है आप उससे कैंसिल कर लो। इसे 2 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये बच गया 1/2। हाँ, ये दोनों को प्राइम हो गया, कैंसिल आउट तो नहीं हो पा रहे ना अभी, तो ये को प्राइम है। यहाँ पे लिख दिया था मैंने 2 4 जा 2 5 जा 4 और 5 अब को प्राइम है। 8 से दोनों डिविजिबल है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब ये 2/3, 2 एंड 3 बोथ आर को प्राइम नंबर। ठीक है ना, को प्राइम का मतलब होता है 2 और 3 का यदि आप HCF लेने जाओगे तो आपके पास 1 बचेगा, 1 आएगा। एक चीज और भी होती है कि 2 और 3 अब कैंसिल आउट किसी से नहीं हो सकते, 1 से हो सकते हैं केवल। तो 1 से कैंसिल आउट करने का कोई फायदा ही नहीं है, सेम नंबर आपके पास वापिस आ जाएगा। तो हमें एक चीज पता चल गई कि रैशनल नंबर यदि P/Q के फॉर्म में लिखा है और यदि वो को प्राइम है तो उनका कोई भी कॉमन HCF 1 के अलावा नहीं हो सकता। इन दोनों का HCF कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना, अब इन्हीं दोनों का मैं HCF निकालता तो 2 आता, तभी तो 2 से डिवाइड किया मैंने, कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, HCF मतलब भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर कौन सा था? 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना था? 8 था, इसलिए मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, अब जो हमारे पास आ गया वो को प्राइम्स आ गए। अब इनको हम किसी भी और नंबर से, 1 के अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हमें एक चीज ये समझ में आ गई, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये थ्योरम को भी समझने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, ओके। चलिए हम लोग फिर थ्योरम सीख लेते हैं। क्या थ्योरम लिखी है हमारे पास? लेट P बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? मैंने आपको बता रखा था, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। मैंने आपको शायद थर्ड लेक्चर जब लिया था, थर्ड या फोर्थ लेक्चर जब मैंने लिया था, तो वहाँ पे मैंने प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स मैंने आपको बहुत अच्छे से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको बताए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं।
क्या लिखी फिलहाल थ्योरम अभी हमारे पास, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये ए कोई कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे कैसा नंबर होगा, कोई कंपोजिट नंबर होगा, कोई कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है ना। अब इसमें ये थ्योरम भी हमारे पास यूज में आएगी। थ्योरम वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लिखी है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, और जो भी आपके पास फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा यदि मैं उसके ऑर्डर को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। वैसे थ्योरम क्या लिखी है मुझे भी ज़्यादा समझ नहीं आई, मैं एग्जांपल लेके आपको पहले समझाता हूँ, देन आफ्टर इसका मैं पूरा स्टेटमेंट लेके इसे सीखेंगे, ठीक है ना। मैंने जैसे कोई नंबर ले लिया 24 के क्या नाम है प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, तो अब 24 का कुछ इस तरीके से आप एलसीएम लोगे, सॉरी फैक्टराइज करोगे, 2 से 12 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 एंड 3 से 1। कहने का मतलब ये ऐसा आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मैं पूछूंगा 24 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से, तो आप केवल बताओगे सर एक प्राइम फैक्टर 2 है और एक प्राइम फैक्टर 3 है, प्राइम नंबर्स जो केवल खुद की टेबल में आते हैं और किसी से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है ना। तो 24 के हमारे पास दो प्राइम फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, एक 2 और एक 3 है, ठीक है ना। अब यदि मैं 24 का स्क्वायर कर लेता हूँ, 24 का स्क्वायर कर लूंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा मैं, यहाँ पे भी स्क्वायर करूंगा मैं, तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप 3 टाइम्स 2 लिखे तो उसके स्क्वायर कर दो 6 टाइम्स आप लिखोगे 2 को, 1 2 3 टाइम पहले लिखे थे, फिर एक बार और। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, सेम नंबर्स को डबल टाइम मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 टाइम्स लिखे तो 2, फिर 3 टाइम्स 2 और आ जाएंगे, फिर ये 3 लिखा है 1 टाइम तो 3 1 टाइम और आ जाएगा। तो इसे आप क्या लिखोगे 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 2। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि 24 के स्क्वायर, फिलहाल तो हमें पता है 576 होता है, अभी मैं वैल्यू नहीं पता कर रहा 24 का स्क्वायर कितना होता है, मैं पूछूंगा 24 के स्क्वायर का प्राइम फैक्टर कौन कौन से, आप एक ही आंसर दोगे सर अभी भी 2 और 3 है। तो कहने का मतलब ये है कि 24 का स्क्वायर करो या फिर 24, हर बार प्राइम फैक्टर तो सेम है ना, यहाँ पे भी प्राइम फैक्टर 2 और 3 था, स्क्वायर करा तो भी प्राइम फैक्टर 2 और 3 है। मैं ये कह सकता हूँ कि 24 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, 24 का स्क्वायर प्राइम फैक्टर से मुझे बोला है ना, लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइड a। यहाँ पे ध्यान से देखिए a का काम ये कर रहा है आपके पास 24 और उसी का मैंने स्क्वायर कर दिया, a का स्क्वायर किया यहाँ पे, ठीक है ना। और p डिवाइड करो, जहाँ पे p क्या था, कोई प्राइम नंबर था, तो अभी प्राइम नंबर हम 24 यदि मैंने a लिया है तो इसके प्राइम नंबर कौन कौन से ले सकते हैं जिससे डिवाइड हो जाए 24, तो आप एक बार 2 ले सकते हैं, एक बार 3 ले सकते हैं। तो 24 का स्क्वायर यदि 2 से डिविजिबल है, 24 का स्क्वायर यदि 3 से डिविजिबल है, मतलब a स्क्वायर यहाँ पे p से डिविजिबल है, मतलब p का मतलब या तो वैल्यू मैं 2 ले लूंगा 2 से भी डिविजिबल है, या फिर मैं p की वैल्यू 3 ले लूंगा तो 3 से भी डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि 24 के स्क्वायर को 2 और 3 डिवाइड कर रहा है तो क्या 24 को भी 2 और 3 डिवाइड नहीं कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने केवल एक एग्जांपल से समझा ये चीज, अब हम इसी को पूरा प्रूवमेंट से समझेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे याली थ्योरम का क्या यूज था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज। तो देखिए 24 एक कंपोजिट नंबर था, उसको मैंने फैक्टराइज्ड कर लिया, ठीक है ना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से, सारे प्राइम नंबर ही तो है, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक, ऐसा नहीं कि 24 का मैंने फैक्टराइज किया तो ये निकला है और आप फैक्टराइज करो तो कुछ और, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसी भी कंपोजिट नंबर का वो हमेशा सभी के लिए सेम होता है, ठीक है। इफ यू इग्नोर द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर, इग्नोर द ऑर्डर का मतलब क्या कि आप ये 3 पहले लिख दिया है, 3 बीच में लिख दिया है, 3 सबसे पहले लिख दिया, ये सब यदि मैं हटा दूं, इग्नोर कर दूं, ठीक है ना। अब मैं कुछ नंबर लेता हूं तो हम लोग इसे सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा जरा। बहुत सिंपल सा है, सेम तरीके से मैं सॉल्व करूंगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स को लेकर के। तो आप
आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या लिखा है आपके पास, लिखा है इफ लेट p बी अ प्राइम नंबर, if p be a prime number, sorry, let p be a prime number if p divides a square then p divides a। तो इसका मतलब क्या होगा कि a कोई आपके पास क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। a कोई कंपोजिट नंबर होगा तभी तो p डिवाइड कर रहा है उसे। प्राइम नंबर को तो कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता, प्राइम नंबर को खुद से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक चीज हमारे पास समझ में आ गई कि ए कोई कंपोजिट नंबर होगा, और यदि कोई कंपोजिट नंबर है तो इसको मैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट ए बी अ कंपोजिट नंबर, और इसी को आप चाहते तो लिख सकते थे लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, वहां पे लिखा भी गया वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो लिख दीजिएगा लेट ए बी अ कंपोजिट और पॉजिटिव इंटीजर, जो भी लिखना चाहें आप, ठीक है ना। वैसे तो कंपोजिट नंबर होगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर यदि आप लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल्स टू कुछ आपके पास ऐसा आएगा, यदि a कंपोजिट नंबर है तो इसको मैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगा। अब प्राइम नंबर, अब ये तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं है जिसके प्राइम फैक्टर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल कंसीडर कर रखा है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स को भी मैं कुछ वेरिएबल्स के रूप में कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने a को कह दिया p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 एंड सो ऑन अप टू pn। मैंने मान लिया कि n इसमें प्राइम फैक्टर्स है। अब इसमें हो सकता है कि p1 p2 p3 आपस में इक्वल हो, p4 p5 p6 आपस में इक्वल हो, ठीक है ना, और देन आफ्टर सारे अलग अलग हो, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए प्राइम फैक्टर्स सेम आ भी रहे थे, ठीक है ना। कहने को कोई भी प्राइम फैक्टर एक से ज्यादा बार रिपीट कर सकता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यदि आप चाहो तो कि p1 p2 एंड दिस ऑल मे बी रिपीटेड, ठीक है। अब यदि मैं इसी के स्क्वायर करूं तो a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 एंड सो ऑन अप टू pn। इस पूरे का होल स्क्वायर में कर लूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू pn का स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई अ नंबर p, देन p डिवाइड्स है ना। क्या लिखा है, इफ का मतलब गिवन है, याद रखिएगा। कहीं पे भी इफ लिखा है इसका मतलब वो चीज आपको गिवन है, और कहीं पे भी देन लगा है, देन आफ्टर मतलब वो चीज आपको प्रूफ करनी है, ठीक है ना। ये चीज हमको प्रूफ करनी है, ये चीज हमको प्रूफ करनी है, और ये चीज हमको गिवन है। क्या गिवन है कि p डिवाइड से a स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया कि a स्क्वायर को कोई नंबर p डिवाइड कर रहा है। p का मतलब कोई इसी में से प्राइम फैक्टर होगा, या तो p1 की वैल्यू को इन्होंने p बोल दिया होगा, या तो इन्होंने p2 को p बोल दिया होगा। तो मैं किसी भी यहाँ पे p1 से लेके pn तक है, बीच में मैंने कह दिया कोई प्राइम फैक्टर हमारे पास p भी है, ठीक है ना। इफ, अब यहाँ पे याद रखिएगा, यदि यहाँ पे तो p स्क्वायर हो जाएगा ना, बीच में यहाँ पे यदि p होगा तो यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बीच में कहीं p होगा जरूर। ये बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। a कंपोजिट नंबर है, तो मैंने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया इसे। उसी का स्क्वायर करना था, मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, अलग अलग स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि मैं a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को नहीं बोला क्वेश्चन ने डिवाइड करने के लिए, क्वेश्चन कह रहा है p डिवाइड कर रहा है। सीधी सी बात, यदि p स्क्वायर नहीं बोला हमसे क्वेश्चन ने, क्वेश्चन बोला p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं कह दूं कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, वैसे भी आप किसी भी नंबर का प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे वो कंपोजिट हो जाएगा, याद रखिएगा। प्राइम नंबर कोई भी ले लिया मैंने, 2 3 9 सॉरी 9 ने 7 ले लिया मैंने, 11, इनका स्क्वायर करोगे कंपोजिट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, दीज ऑल आर द कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। इसके अलावा मतलब समझ आ रही होगी मेरी बात। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होते। अभी प्राइम नंबर तो 4 नहीं है ना, दैट इज व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। p का स्क्वायर हम लोग नहीं ले सकते, वैसे भी क्वेश्चन ने p बोला है। p का स्क्वायर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि p स्क्वायर विल बिकम अ कंपोजिट नंबर। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा है, सिंस इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हमें साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो देखो यहाँ पे p भी तो a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। देन p डिवाइड्स a
ए आल्सो, ठीक है ना। यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करे तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो पी है वो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। और हम कुछ एग्जांपल लेकर के आपको समझा देते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि p डिवाइड कर रहा है, p एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी भी कंपोजिट नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p उसी कंपोजिट को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कोई कंपोजिट नंबर का स्क्वायर ले लिया 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, मैंने 3 कंपोजिट नंबर का स्क्वायर ले लिया, मैंने ले लिया 9 का स्क्वायर, ये सारे कंपोजिट नंबर के स्क्वायर है। इसको कौन डिवाइड कर सकते हैं, इसको देखिए 2 डिवाइड कर रहा है क्या, यदि 2 डिवाइड कर रहा है 4 के स्क्वायर को तो 2 डिवाइड 4 को भी कर रहा होगा। 6 के स्क्वायर को कौन डिवाइड कर सकता है, बहुत सारे नंबर वैसे तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा कंपोजिट नंबर बताओ जो 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। मैंने कह दिया 3 डिवाइड कर देगा 6 के स्क्वायर को, पता है ना 6 का स्क्वायर 36 होता है। एक ऐसा नंबर लेना जो कंपोजिट हो, सॉरी जो प्राइम हो, वो प्राइम किसी कंपोजिट को डिवाइड कर रहा हो। तो ध्यान से देखिए 3 6 को भी डिवाइड कर देगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 किससे किससे डिविजिबल है, 81 एक ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो 81 को डिवाइड कर दे 3, ठीक है ना। 3 जो है वो 81 को डिवाइड कर देगा, मतलब 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। तो ध्यान से देखो 3 9 को भी तो डिवाइड कर रहा होगा, ये वही तो लिखा है कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देखो p a को भी डिवाइड कर रहा है, यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देखो p a को डिवाइड कर रहा है, यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देखो p a को भी डिवाइड कर रहा है। अब p यहाँ पे ध्यान से देखिए, हर एक जगह मैंने p यहाँ पे केवल और केवल प्राइम नंबर लिया है। समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने कह दिया कि यदि 2 डिवाइड कर रहा है 6 को तो सीधी सी बात है ना 2 डिवाइड करेगा 6 के स्क्वायर को भी। मैंने जस्ट उल्टा यहाँ पे ले लिया अभी, ठीक है ना। अभी मैंने ऊपर यहाँ से यहाँ पे लिया, मैंने समझ में आ गया, जस्ट उल्टा मैं ले रहा हूँ कि यदि 2 6 को डिवाइड कर रहा है तो सीधी सी बात है 2 6 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। 2 याद रखिएगा प्राइम नंबर लिया मैंने, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कह दिया कि 7 जो है वो 14 को डिवाइड कर रहा है तो 7 14 के स्क्वायर को कन्फर्म डिवाइड करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी प्राइम नंबर यदि किसी कंपोजिट को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस कंपोजिट नंबर के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। चलिए वैसे हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज कर दे रहा हूँ। लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। मैंने यहाँ पे मान लिया लेट a be a कंपोजिट नंबर या फिर a भी पॉजिटिव इंटीजर। यदि ये पॉजिटिव इंटीजर है तो a को मैं उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। a यदि कोई भी इंटीजर है तो उसको मैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और यदि मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो वो प्राइम फैक्टर यहाँ पे भी आ जाएगा। हाँ स्क्वायर में ले नहीं सकता क्योंकि किसी भी प्राइम फैक्टर का स्क्वायर कंपोजिट बना देगा, इसीलिए क्वेश्चन में बोला गया ये p डिवाइड से स्क्वायर। देखो ये p a स्क्वायर को डिवाइड ही करेगा, सीधी सी बात है डिवाइड ही करेगा, कंफर्म डिवाइड करेगा। क्यों, आप यहाँ पे p स्क्वायर को 2 बार लिख लो p इंटू पी, ठीक है ना, और एक p को अपॉन में लेके चले जाओ। अब p a स्क्वायर को डिवाइड करा तभी तो आंसर आ रहा है आपके पास, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा था, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, एक p लेकर के आप अपॉन में ला सकते हो, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से भी तो दिख रहा है कि p a को भी तो डिवाइड कर रहा है। एक चीज आप ध्यान से देख सकते हो कि सारे तो फैक्टर सेम ही है ना, यहाँ पे सारे फैक्टर ही तो सेम है। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था ना 24 के प्राइम फैक्टर क्या क्या बोला था आपने, 2 और 3। तुमने 24 के स्क्वायर के प्राइम फैक्टर बोला पूछा तो आपने भी 2 और 3 बोला। प्राइम फैक्टर चेंज नहीं हो रहा। हाँ ये अलग बात है कि प्राइम फैक्टर कई बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन प्राइम फैक्टर चेंज तो नहीं हो रहा है, तो वही ना 2 और 3, अलग से तो कुछ नहीं आ रहा है हमारे पास। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यदि कोई प्राइम नंबर किसी कंपोजिट नंबर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर कन्फर्म उस कंपोजिट नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। आप इसी को वाइस वर्सा आप उल्टा बोल सकते हो कि यदि कोई प्राइम नंबर किसी कंपोजिट नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो कन्फर्म प्राइम नंबर उस कंपोजिट नंबर को भी डिवाइड करेगा। यदि 2 6 को डिवाइड करता है तो 2 6 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। यदि 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। मैं जस्ट वाइस वर्सा वाली चीजें एक साथ लेकर के समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब ये चीज आपको समझ में आई है। अब हम इसको कैसे क्वेश्चन में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं।
मैंने अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, प्रूफ दैट √2 इज √2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अच्छा, जो भी हम लोग इर्रेशनल प्रूफ करेंगे वो सारे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करते हैं, मतलब हम उल्टा मान के चलेंगे यहाँ पे। जैसे हमें प्रूफ करना √2 एक इर्रेशनल नंबर है, मैं उल्टा मान के चलूंगा कि नहीं √2 एक रैशनल नंबर है, और फिर मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये रैशनल की प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाइड कर नहीं रहा, तो सीधी सी बात ये रैशनल नंबर हो गया। सर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा का मतलब क्या हो गया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रैशनल नंबर का मतलब वो P/Q के फॉर्म में लिखा होगा, और यदि वो P/Q के फॉर्म में लिखा और मैंने कह दिया कि ये P और Q कंपोज को प्राइम है, को प्राइम का मतलब इन दोनों का HCF कितना है 1, तो इसका मतलब इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर P और Q का नहीं हो सकता 1 के अलावा। ठीक है ना, बस इतना ही हमारे पास रैशनल नंबर की बहुत सॉलिड प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूफ दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। तो मैंने लेट के लिए लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, और यदि ये रैशनल नंबर है तो फिर मैं लिख सकता हूँ √2 इज इक्वल्स टू A/B, वेयर A and B आर को प्राइम्स, वेयर A and B आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब क्या हुआ कि HCF ऑफ A, B विल बी 1। कहने का मतलब A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा। चलिए नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब यही प्रॉपर्टी यदि √2 फॉलो कर लेता तो अच्छी बात है, ये रैशनल नंबर में प्रूफ कर दूंगा। वैसे है तो नहीं, मुझे भी पता है। यदि मैं डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो B√2 को क्या मैं A लिख सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपके पास क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, B का स्क्वायर B² हो जाएगा, और यहाँ पे A² हो जाएगा। 2B² इज इक्वल्स टू A² लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि A² इज डिवाइडेड बाई 2। मतलब ध्यान समझो मैंने क्या कह दिया, A² इज डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब हुआ क्यों, क्योंकि A² में जब 2 से डिवाइड किया जा रहा होगा तभी तो B² आ रहा होगा। मतलब ध्यान से देखिए, B² बराबर A²/2 लिख रहे हैं, इसका मतलब A² में जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तभी तो B² आ रहा होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो A² इज डिवाइडेड बाई 2। यदि ये डिवाइडेड बाई 2 है तो ठीक है, यदि A² में मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो कोई कांस्टेंट आ जा रहा होगा, मैंने कह दिया वो कोई कांस्टेंट के, तो वापस यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि A² यदि डिवाइडेड बाई 2 है, तो एक चीज यहाँ से अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी कि यदि A² 2 से डिवाइडेड है तो कन्फर्म है कि A भी 2 से डिवाइडेड होगा ना। यहाँ पे ऐसे कुछ लिख रहा हूँ मैं, since A² is divided by 2, so we know that by theorem what we know that by theorem that A will also divided by A will also divisible by 2, A 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, यदि A² 2 से डिविजिबल है तो जस्ट अभी मैंने प्रूफ किया 2 एक आपके पास प्राइम नंबर है, तो यदि A² किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो कंफर्म है कि A भी 2 से डिविजिबल होगा, और यदि A भी 2 से डिविजिबल है तो A/2 को मैंने कोई नंबर मान लिया, मैंने कोई कांस्टेंट कह दिया कि, या फिर मैं लिख सकता हूँ A इज इक्वल्स टू 2 के टाइप का कुछ। ठीक है, अब ये वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट करेंगे आप, तो क्या आएगा आपके पास, क्या लिखा था हमारे पास कि B² 2B² इज इक्वल्स टू A², 2B² इज इक्वल्स टू A²। 2B² तो ठीक है, A की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट की है कितना 2K, A की प्लेस पर 2K का होल स्क्वायर, 2B² इज इक्वल्स टू 4K²। अब 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, मतलब आपके पास आ जाएगा B² इज इक्वल्स टू 2K²। यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ से बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से पता चल रहा है कि B² इज डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि B² में जब 2 से डिवाइड किया गया होगा तभी तो K² आया होगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या पता चल रहा है, here B² इज डिवाइडेड बाई 2। यदि B² डिवाइडेड बाई 2 है, दैट इज, इसका मतलब हुआ
कि b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ध्यान से देखो मैंने क्या प्रूफ कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या प्रूफ किया था, मैंने लिया था a इज डिविजिबल बाय 2, और अब मैंने प्रूफ कर दिया b इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हो गया, a और b का एक कॉमन फैक्टर 2 है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था यदि ये रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो इन दोनों का केवल एक ही प्राइम फैक्टर होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, जो कि 1 होगा। ध्यान से समझो मैंने क्या कहा, ये एक इर्रेशनल नंबर है, वैसे तो मुझे पता था लेकिन मैंने माना था इसे रैशनल। और मैंने बोला था ए और बी को प्राइम है, को प्राइम है का मतलब कॉमन फैक्टर केवल 1 हो सकता था। CF मतलब कॉमन फैक्टर ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, so √2 is not a rational number because √2 contradicts the property of rational number, ठीक है। मैंने ये लिख दिया कि ऐसा हो नहीं सकता था कि ए और बी यदि को प्राइम है तो उनका कोई और कॉमन फैक्टर हो, और यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया कॉमन फैक्टर 2 है। तो इसका मतलब जो मैंने माना था शायद वो मैंने माना ही गलत था। तो मैंने क्या माना था कि √2 को मैंने रैशनल नंबर माना था, इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत था। तो फिर सही क्या होगा, √2 रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये तो हुआ कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन को प्रूफ करोगे। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और देन आफ्टर वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन टू सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लिख ले रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया √5, पता है ना मुझे कि √5 भी आपके पास एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि √5 प्रूफ करो कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो मैं उल्टा मान के चलूंगा, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि एक ये रैशनल नंबर है, और यदि ये रैशनल नंबर है तो आप ये भी समझ गए कि √5 इज इक्वल्स टू मैं P/Q करके कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, आपके दिमाग में बात ये आई होगी कि सर आपने रैशनल नंबर अभी ये बताया था 1/3, 1/5, 2/7, हाँ ठीक है, इनका तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, सही बात है। आपने ये भी तो लिखा था 2/4, तो चलो मैंने इस बार इसी टाइप का मान लिया कि 2/4 टाइप का ये कोई है रैशनल नंबर। तो सीधी सी बात है ना, यहाँ पे कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 है, तो मैंने उसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। अब तो आ गया ये को प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, लेट देयर इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, that is R। सो मैंने अब R से P और Q को डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, P और Q को R से जब मैंने डिवाइड कर दिया, अब कितना आएगा, मैंने मान लिया कि A और B आ गया। R से जब मैंने P को डिवाइड किया तो मैंने मान लिया कि A आ गया। R को जब मैंने Q से डिवाइड किया तो मैंने मान लिया B आ गया। तो अब क्या आएगा, √5 इज इक्वल्स टू A/B। अब तो A और B को प्राइम हो गए। सर पिछली बार तो आपने ये नहीं किया था, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली चाहो तो ये कर सकते हो। यदि आप और एक्स्ट्रा दिखाना चाहते हो कि हाँ मुझे आता है, मैं और अच्छा कर सकता हूँ, मैं और अच्छा दिखा सकता हूँ, तो आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ये, ठीक है ना। मैंने मान लिया इस बार कि माना कि कोई कॉमन फैक्टर है P और Q का, मैंने मान लिया तो वो कॉमन फैक्टर आ रहे, तो मैंने कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। अब जो नंबर आ गया मैंने मान लिया वो A और B है। वैसे ये सारे आपके पास एलजेब्रा वाली वैल्यूज हैं, इसीलिए हम लोग केवल मान रहे हैं। यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम लोग कैंसिल आउट करके सच में लिख सकते थे। यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, A इज इक्वल्स टू B√5 में लिख सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड अब आप लिखोगे, चलिए मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपके पास कितना आएगा, A² इज इक्वल्स टू 5B²। इसका मतलब क्या है
कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। ए स्क्वायर में यदि 5 से डिवाइड करेंगे तभी तो बी स्क्वायर आ रहा होगा। ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या कि ए स्क्वायर में जब 5 से डिवाइड किया गया होगा तभी बी स्क्वायर आ रहा होगा। तो यहां से एक चीज पता चली कि ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। यह क्या लिखेंगे, सिंस ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5 मतलब यहां से क्या हो गया, सो ए विल आल्सो डिविजिबल बाई 5। ए सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ए स्क्वायर यदि डिवाइडेड बाई 5 है, यहाँ पे कह दूं मैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, वो भी सही है। ए स्क्वायर में जब 5 से डिवाइड किया गया होगा तभी बी स्क्वायर आ रहा होगा। और यदि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई अ प्राइम नंबर तो कंफर्म है कि ए विल आल्सो बी डिविजिबल बाई दैट प्राइम नंबर। और यदि ए डिविजिबल है तो मैंने कहा कि ए को यदि मैंने 5 से डिवाइड किया तो कोई कांस्टेंट के आ रहा है हमारे पास, तो इसी को मैं कैसे लिखूंगा, a इक्वल्स टू 5 के। अब यदि a की वैल्यू 5 की आपको समझ में आ गई तो फिर यहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 5b स्क्वायर, दैट विल बी 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। 5 5 is 25, 5k स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। यहाँ से फिर से पता चल गया कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। बी स्क्वायर में 5 से डिवाइड किया गया होगा तभी तो के स्क्वायर आया होगा। सिंस बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5 या फिर डिविजिबल बाई 5, कुछ भी लिख सकते हैं। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 और बी इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर। दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? मैंने बोला था ए और बी को प्राइम है। ए और बी को प्राइम है तो इसका मतलब इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि ए भी डिविजिबल बाई 5 है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 और बी भी यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया डिविजिबल बाई 5। मतलब ए और बी का एक कॉमन फैक्टर 5 यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये तो किसी भी रैशनल नंबर का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है ना। दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ए रैशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो मैंने माना था वो गलत माना था। सो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। आई थिंक अब ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का, एक क्वेश्चन और सीखने के लिए, ठीक है। देन आफ्टर वी विल गो टू द एक्सरसाइज। वी हैव एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। यदि इर्रेशनल है तो मुझे प्रूफ करना है। मैंने मान लिया लेट, मैं उल्टा मान रहा हूँ, हर बार मैं सेम काम कर रहा हूँ। 5 माइनस √3, लेट 5 माइनस √3 इज अ रैशनल। और यदि ये रैशनल है तो सीधी सी बात है कि 5 माइनस √3 को मैं a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ए अपॉन बी के फॉर्म में मैं इसे लिख सकता हूँ यदि ये रैशनल नंबर मैंने लेट किया है तो, ठीक है। फिर इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 एज इट इज, प्लस का ए अपॉन बी इधर आएगा तो माइनस का ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का √3 उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का √3 हो जाएगा। 5 रैशनल नंबर है, हमें पता है। ए अपॉन बी मैंने ही रैशनल नंबर माना था, ए अपॉन बी रैशनल नंबर ही तो है। अभी यदि मैं ये लिख दे रहा हूँ कि बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। और दो रैशनल नंबर को माइनस करते हो तो आपके पास एक रैशनल नंबर आता है। आपके पास क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। आप इसी को एक स्टेप और भी सॉल्व कर सकते थे कि मैंने बी ले लिया एलसीएम, तो आपके पास आ गया 5b माइनस a इज इक्वल्स टू √3। इफ a एंड b आर को प्राइम्स और a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर देन इट विल आल्सो बी अ रैशनल नंबर। क्यों, a अपॉन b के फॉर्म में तो लिखा है, p अपॉन q के फॉर्म में तो लिखा है। समझा रही मेरी बात, मैंने क्या कहा। देखिए ऊपर वाले टर्म को मैंने p बोल दिया, अपॉन वाले को मैंने q बोल दिया। देखो मैंने पहले ही बोला था अपॉन वाला टर्म 0 नहीं है। अपॉन वाला टर्म देखिए मैंने पहले ही बोला कि 0 नहीं है।
सो 5b माइनस a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। यदि ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर आपको पता है कि हमेशा एक रैशनल के ही इक्वल हो सकता है। यदि ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि √3 एक रैशनल नंबर होना चाहिए। सो √3 यहाँ पे लिखेंगे सिंस इट इज अ रैशनल नंबर, सो √3 शुड बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हमें पता है रैशनल नंबर है ही नहीं है। हमें पता है कि √3 रैशनल नंबर होता ही नहीं है। सो √3 शुड बी अ रैशनल नंबर बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है ये? क्यों? हमने क्या प्रूफ किया है? हमने प्रूफ कर दिया कि √3 रैशनल है, जबकि हमें पता है ना कि √3 रैशनल होता ही नहीं है। मतलब जो मैंने प्रूफ किया वो गलत है। यदि गलत है तो इसका मतलब क्या कि जो मैंने पूरा माना नंबर, ये पूरा ही गलत मैंने माना है, मतलब ये नंबर रैशनल नहीं होगा। सो 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। ठीक है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक या दो बार इसे वापिस से देखो, ठीक है ना? समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्या प्रूफ करना था? रैशनल नंबर प्रूफ करना था, सॉरी इरैशनल प्रूफ करना था। मैंने इसे 2 मिनट लिए रैशनल मान लिया। यदि रैशनल है तो a अपॉन b के फॉर्म में होगा, ये नंबर a अपॉन b के फॉर्म में होगा, तो मैंने इक्वल कर दिया। अभी क्या किया मैंने, ये प्लस वाला नंबर मैंने इस तरफ बुला लिया माइनस में, और माइनस वाला नंबर उधर भेज दिया प्लस में, ठीक है ना? देन आफ्टर आई टेक एलसीएम हियर, एलसीएम लेने के बाद ये कुछ आ गया। आपको ये दिख रहा है ये p अपॉन q के फॉर्म में लिखा, इसका मतलब ये तो रैशनल है, और यदि ये रैशनल है तो इसका मतलब ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल होना चाहिए, जबकि हमें पता है ये रैशनल होता ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत माना था। गलत माना था तो सही क्या है? मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि 5 माइनस √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। नॉट अ रैशनल नंबर का मतलब क्या कि ये इररैशनल नंबर है। ठीक है ना? ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये काफी अच्छे हद तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ।